हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं सीटेट के शिक्षक क्लासेस में। आज हम लोग सीटेट शिक्षक सीरीज के 19वें एपिसोड में बढ़ेंगे, जहां हमारा पार्ट होगा बच्चों में सोचना एवं सीखना। इस पार्ट का डिटेल क्लास आ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने डिटेल क्लास देखा होगा और डिटेल क्लास देखने के बाद आप तैयार होंगे कि कब सीटेट शिक्षक क्लासेस आए और मैं छक्के लगाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। वीडियो को पॉज करें, 25 सेकेंड के अंदर जवाब दें। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही कथन है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है, क्योंकि केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि कक्षा के बाहर भी सीखते हैं। अपने आसपास, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, वातावरण से अंतःक्रिया करके भी बच्चे सीखते हैं। इसलिए यह कहना कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है। तो ये इस सही नहीं है इस प्रश्न के विषय में कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। 20 सेकंड के अंदर बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में, यानी कि जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे, तो यह धारणा कैसी है? अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। क्या यह धारणा अच्छी है? नहीं, यह धारणा अच्छी नहीं है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तो आकलन की युक्ति भी नहीं है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यही कथन सही है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि जो भी बच्चा, जो भी शिक्षार्थी ज्ञान को जिस रूप में ग्रहण करेगा वह उसी रूप में पुनरुत्पादित कर देगा। उसके अनुभव, उसके अपने एक्सपीरियंस, वो उसके ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे और वो परिवर्तित रूप में बाहर आएगा। तो ये भी कथन गलत ही है। अच्छा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रति विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑप्शंस हैं बी और सी, ए बी और सी, केवल बी, ए और बी। बताएं जल्दी से। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर को। तो चलिए देख लेते हैं आपका आंसर सही है गलत। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। क्या कहता है? एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। तो बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे ने जब कौवे को उड़ता हुआ देखा तो उसने कहा पक्षी, उसने ये नहीं कहा कि बिल्ली। यानी कि उसको पता है कि वह पक्षी है, तो उसकी स्मृतियां बन चुकी हैं। स्मृतियां का मतलब उसने अब तक जो अपने परिवेश से सीखा है, आत्मसातीकरण किया है। यहाँ पियाजे के सिद्धांत को समझेंगे कि उसने जो आत्मसातीकरण किया है उसके दिमाग में वो बस चुका है, वो उसके दिमाग में समायोजित हो चुका है। तो स्मृतियां पहले से भंडारित हो चुकी हैं। दूसरा है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट,
बच्चे के दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट जो है, पक्षी का कॉन्सेप्ट विकसित तो हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है, वह पक्षी को पहचान सकता है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। जी हाँ, तो भाषा का उपकरण विकसित हुआ तभी तो उसने अपने अनुभव को शेयर किया, एक्सप्रेस किया। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। ये तीनों ही कथन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बढ़ते हैं आज के सीटेट शिक्षक सीरीज के चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। जल्दी से बताइए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा और आज आप लोगों का चौका लग गया होगा। देख लेते हैं। निगमनात्मक तर्कना में, निगमनात्मक तर्कना कहता है, यानी कि ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग की बात की जा रही है। इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। निगमनात्मक का मतलब इंडक्टिव, आपने पढ़ा होगा इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड। गणित में हम लोग इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक संक्षेप में बता दूं, वर्ग या परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप का मतलब क्या हुआ? वर्ग के चारों भुजाओं का योगफल। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, इनको जोड़ देंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो गया? ये 4a हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4a। तो ये इंडक्टिव मेथड हुआ। और एक हुआ डिडक्टिव मेथड, जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर के बच्चों को कह दिया कि वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो 4 गुनी भुजा कर देना, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। और ये जो है वो इंडक्टिव मेथड कहलाता है। इसमें हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं। सामान्य धारणा से हमने विशिष्ट धारणा तय किया, एक फॉर्मूला का निर्माण कर लिया और इसका व्यापकीकरण कर दिया। गणित में व्यापकीकरण होता है, तो हम लोग गणित के पेडागोजी में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हमारा सवाल है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल क्या है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना शामिल है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का चौका लग गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। आप लोगों को छक्का लगाना है। तो आइए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। हमारा 5वां सवाल है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सवाल का जवाब तुरंत दिया होगा। सवाल बहुत ही आसान सा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, ऊबने लगता है तो इसका संकेत क्या है? तो बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन और ज़्यादा कड़ा कर देने की ज़रूरत है क्या? नहीं, तब तो उसे और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो गई, वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यही सही ऑप्शन है। क्योंकि बार बार एक ही काम को करते करते बच्चा ऊब जाता है। बच्चा क्या, कोई भी ऊब जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत। सीखने की योग्यता नहीं है, वो भी गलत। चलिए तो आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ा जाए। तो आइए देखते हैं आज के सीटेट सीरीज के आखिरी सवाल को। आखिरी सवाल है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, अर्थात एक शिक्षक को हमेशा क्लास के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को इंडिपेंडेंट डिस्कशन नहीं करना चाहिए।
बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ये तो सीधा सीधा एनसीएफ 2005 के सिद्धांत के विरुद्ध है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल सही है, सटीक है कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस जो उनका होता है, उन्होंने जो गेन किया है समाज से, परिवेश से, और प्रत्यक्षण उन्होंने जो प्रत्यक्षण किया है अर्थात इसको आत्मसातीकरण कहते हैं, जो उन्होंने पर्यावरण से सीखा है, पर्यावरण का प्रत्यक्षीकरण किया है, तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। और विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र जो है इसी में विश्वास करता है और इसी के अनुरूप शिक्षा पद्धति को तैयार किया जाता है। तो हमारा छठे सवाल का ये चौथा ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी सवालों के जवाब दिए होंगे और आप बन गए होंगे शिक्षक किंग। तो यदि आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें इसी तरह से सीटेट शिक्षक सीरीज को और बनते रहें शिक्षक किंग। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।